हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं आदिकाल की उपलब्ध सामग्री यानी आदिकाल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, कौन कौन सी रचनाएं हैं हिंदी में और कौन कौन सी रचनाएं हैं अपभ्रंश में जो हमें प्राप्त हुई हैं, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो काव्य आदि पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, जिससे हमें ये रिव्यू मिले कि हमारा कंटेंट कैसा है। इसे हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे स्किप मत करना, फुल वॉच करना। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री यानी आदिकाल में हमें क्या क्या सामग्री, आदिकाल से हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री यानी कौन कौन सी सामग्री है के दो रूप मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं? तो दो रूप मिलते हैं। प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है, यानी जिनकी भाषा तो हिंदी है परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, यानी वो लिखी तो हिंदी में गई हैं परंतु वे अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई हैं। वे ऐसी रचनाएं हैं। और द्वितीय प्रकार की रचनाएं वे रचनाएं हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। और द्वितीय प्रकार की वे रचनाएं हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन सी रचनाएं हैं। एग्जाम की दृष्टि से वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे फुल वॉच करिए। जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के पास वीडियो शेयर करिए। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं इस प्रकार हैं। हमें ना तो कोर्स बेचना है ना तो कंटेंट बेचना है, हमें तो बस विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कंटेंट प्रोवाइड करना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, नंबर 2 है श्रावकाचार्य यानी अपभ्रंश। इससे तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं यानी जो रचनाएं ही अपभ्रंश से प्रभावित हैं वो रचनाएं तो हिंदी की हैं परंतु प्रभावित किससे हैं? अपभ्रंश से। यानी कहीं ना कहीं वो अपभ्रंश से प्रभावित हैं, रचनाएं तो हिंदी की हैं किंतु अपभ्रंश से प्रभावित हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, नंबर 2 है श्रावकाचार जो कि देव की रचना है। किसकी रचना है? ये देव की रचना है। देव। नाथ साहित्य, राउल बेल गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। राउल बेल रचना गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, यानी गद्य और पद्य में जो रचना मिश्रित होती है गद्य पद्य से तो चंपू काव्य कहते हैं उसे। राउल बेल उक्त व्यक्ति प्रकरण गद्य की रचना है। ये उक्त व्यक्ति प्रकरण गद्य की रचना है। भरतेश्वर बाहुबलीरास, हमीर रासो। ये रचनाएं कैसी रचनाएं हैं? तो ये अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाएं हैं। हम लोग अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 7 है हमीर रासो। क्या है? तो नंबर 7 है हमीर रासो। नंबर 8 है वर्ण रत्नाकर जो कि गद्य में रचित रचना है। ये रचनाएं वे रचनाएं हैं जो कहीं ना कहीं अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं हैं। कैसी रचना है? तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यानी अपभ्रंश के प्रभाव से ये मुक्त नहीं है। एक ऐसी रचनाएं हैं तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं हैं।
अब है निम्न रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त, यानी जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है वह रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 1 है खुमाण रासो, एक ऐसी रचनाएं तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं। प्रभाव यानी अपभ्रंश, इन पर अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 1 है खुमाण रासो, नंबर 1 है खुमाण रासो, नंबर 2 है ढोला मारू रा दूहा, नंबर 3 है बीशल देव रासो, नंबर 4 है पृथ्वीराज रासो, नंबर 5 है परमाल रासो, नंबर 6 है जयचंद्र प्रकाश, नंबर 7 है जय मैंक जस चंद्रिका। खुमाण रासो किसकी रचना है तो दलपत विजय की रचना है। किसकी रचना है तो दलपत विजय की रचना है। फिर है नंबर 8 चंदन बाला रास, नंबर 8 है चंदन बाला रास। ये वे रचनाएं हैं जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं हैं, यानी अपभ्रंश का प्रभाव इन रचनाओं पर नहीं है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 8 है चंदन बाला रास जो कि आशग कवि की है। स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास। फिर है खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो की है। ये खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की है। प्रमाणिकता, यानी इन ग्रंथों को किसने प्रमाणिक माना, यानी प्रमाणिकता के विषय में कोई संदेह है, इसलिए इन्हें प्रमाणित और अप्रमाणित अर्ध प्रमाणित आलोचकों ने किया है। प्रमाणिक यानी हमीर रासो, खुमार रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। इनमें से हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है, यानी इनकी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए हमीर रासो, खुमार रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इनमें से हमीर रासो यानी जो हमीर रासो रचना है ये अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। केवल प्राकृत पैगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर, कितने तो 8 छंदों के आधार पर ही इसकी कल्पना चली आ रही। क्या चली आ रही है तो प्राकृत पैगलम ने प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासों की कल्पना चली आ रही। हमीर रासो ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। बीशल देव रासो, परमाल रासो गेय काव्य। कैसे काव्य हैं तो बीशल देव रासो और परमाल रासो एक काव्य कैसे हैं तो ये गेय काव्य हैं, ये दोनों गेय काव्य हैं। पृथ्वीराज रासो संस्करण, पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हस्तलिखित रूप में मिलते रहे हैं उनके आकार में पर्याप्त असमानता है, यानी पृथ्वीराज रासो के जो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई प्रतियां, यानी पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हस्तलिखित प्रतियां मिलते रहे हैं लिखित रूप में, यानी हस्तलिखित रूप में प्रतियां मिलती रही हैं, उनके आकार में पर्याप्त असमानता है। क्या है तो असमानता है, उनमें समानता नहीं है, उनमें पर्याप्त असमानता है। रासो काव्य क्या है तो अब रासो काव्य। खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। किसकी रचना है तो खुमाण रासो। अब देखते हैं रासो काव्य, यानी रासो काव्य में जो खुमाण रासो है वो दलपत विजय की रचना है। किसकी रचना है दलपत विजय की। दलपत विजय 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश कुमार की वीरता का वर्णन किया गया है। यानी खुमाण रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। दलपत विजय ने 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश कुमार की वीरता का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है तो चित्तौड़ के जो राजा थे नरेश कुमार की वीरता का वर्णन किया गया है।
विजयपाल रासो 11वीं शती, यानी विजयपाल रासो 11वीं शती। विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो नल सिंह भाट की रचना है। हमने रासो काव्य के अंतर्गत उन्हीं काव्यों को लिया है जिसमें राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो वीरता का वर्णन किया गया है। विजयपाल रासो जो कि नल सिंह भाट की रचना है, किसकी रचना है? तो नल सिंह भाट की रचना है। कब की है रचना? तो 11वीं शती की रचना है। यह रचना अनुपलब्ध है, यह रचना उपलब्ध नहीं है, यह रचना अनुपलब्ध है। यानी विजयपाल रासो 11वीं शती की रचना है, नल सिंह भाट द्वारा रचित है। यह रचना अभी तक उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है। फिर है बीशल देव रासो। क्या है? तो बीशल देव रासो। अब है बीशल देव रासो 12वीं शती की रचना है। बीशल देव रासो 12वीं शती की रचना है। इसके रचयिता यानी बीशल देव रासो के रचयिता नरपत नाल हैं। कौन है? तो नरपत नाल हैं। नरपत नाल ने बीशल देव रासो में किसका वर्णन किया है? तो चलो अब हम चलते हैं बीशल देव रासो की ओर। बीशल देव रासो 12वीं शती की रचना है जो कि नरपत नाल द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? तो नरपत नाल द्वारा रचित रचना है बीशल देव रासो। अजमेर के राजा बीशल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती की कथा का वर्णन किया गया है। नरपति नाल ने बीशल देव रासो में अजमेर के राजा, अजमेर राजस्थान, अजमेर कहाँ पड़ता? तो अजमेर राजस्थान में पड़ता। अजमेर के राजा बीशल देव तथा राजा भोज की पुत्री, कौन? तो राजा भोज की पुत्री राजमती की कथा का वर्णन किया गया है। किसकी कथा का वर्णन किया गया है? यदि प्रश्न आए कि बीशल देव रासो में किसकी कथा का वर्णन किया गया है? तो अजमेर के राजा बीशल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती की कथा का वर्णन किया गया है। फिर है हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन इसी में मिलता है। किसमें मिलता है? तो बीशल देव रासो में सर्वप्रथम, हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? तो बीशल देव रासो में मिलता है। फिर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? तो चंद्र बरदाई द्वारा रचित रचना है पृथ्वीराज रासो। हम जो भी कंटेंट देंगे एकदम सटीक जानकारी देंगे, इधर उधर की फालतू की बातों पर हमें विश्वास नहीं है। ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्र बरदाई की रचना है। इसके उत्तरार्ध को, इसके पूर्वार्ध को तो चंद्र बरदाई ने लिखा था, परंतु इसके उत्तरार्ध को पुत्र जलहण ने रचा था। जलहण ने रचा था। एक किंवदंती है कि चंद्र बरदाई अपने राजा के साथ इसे अपूर्ण छोड़कर चले गए थे। कवि गंग, शायद कवि गंग थे इनके समीपवर्ती राजा। इसके उत्तरार्ध को चंद्र बरदाई के पुत्र जलहण ने रचा था। किसने रचा था? तो पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध को पुत्र जलहण ने रचा था। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा सहयोगिनी के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, पृथ्वीराज चौहान के चंद्र बरदाई के जो आश्रयदाता राजा थे चंद्र बरदाई के, पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा सहयोगिनी के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय और सर्ग को यहाँ समय भी कहा गया है। समय सर्ग दोनों एक ही है। 69 समय सर्ग थे। कितने थे? तो 69 समय सर्ग थे और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। फिर है पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता। पृथ्वीराज रासो कहाँ तक प्रमाणित है, इसके विषय में भी विद्वानों के अनेक मतभेद हैं। यानी किसी ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है तो किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है और किसी ने अप्रमाणिक माना है। क्या माना है? तो अप्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के विषय में जो संदेह है
देखते हैं उसके विषय में। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, विद्वान इसकी प्रामाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित हैं, प्रामाणिकता, प्रामाणिक यानी मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड आदि कवि पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? तो प्रामाणिक मानते हैं। कौन कौन से हैं? तो मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, आप लोग नोट करते जाइएगा। प्रामाणिक मानने वाले आलोचक हैं मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड आदि विद्वान पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? तो प्रामाणिक मानते हैं। फिर है अर्ध प्रामाणिक, यानी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कवि, तो मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा आदि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते। क्या मानते हैं? तो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वाले डॉक्टर बुलर, अप्रामाणिक मानने वाले हैं डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा आदि आलोचक पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बनते हैं कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले आचार्य, यानी अप्रामाणिक मानने वाले आलोचक डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। फिर है इसका वर्गीकरण। हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर देते हैं, वर्गीकरण कि कहीं से भी कोई भी पॉइंट मिस ना हो। वर्गीकरण यानी नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, नंबर 2 है जैन साहित्य, नंबर 3 है नाथ साहित्य, नंबर 4 है रासो साहित्य, नंबर 5 है लौकिक साहित्य, नंबर 6 है गद्य साहित्य। यानी इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य आदि भागों में से बांटा गया है। किसे? कि आदिकाल को। आदिकाल की पूर्वोत्तर सामग्री के अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी आदिकाल की पूर्वोत्तर, जो पूर्व में हमें सामग्री मिली है आदिकाल में, उसे सुविधा के अनुसार निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो वो निम्नलिखित वर्ग है। नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, नंबर 2 है जैन साहित्य, नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, नंबर 2 है जैन साहित्य, नंबर 3 है नाथ साहित्य, नंबर 4 है रासो साहित्य, नंबर 5 है लौकिक साहित्य, नंबर 6 है गद्य साहित्य। यानी 6 भागों में से आदिकाल को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। फिर है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वह साहित्यिक रचनाएं आती हैं। यानी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वह साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तात्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। किसमें? तो तात्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। सरहपा, लुइपा, विरूपा, कणहपा, कुकरिपा, तांतिपा आदि सिद्धों की कई रचनाएं इस कोटि में आती हैं। किसकी आती हैं? तो सरहपा, लुइपा हैं, विरूपा, कणहपा, कुकरिपा, तांतिपा आदि सिद्धों की कई रचनाएं इस कोटि में आती हैं। जैन साहित्य, यानी जैन साहित्य में वह हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं। जैन साहित्य में वह हिंदी की रचनाएं सम्मिलित हैं जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है। किसे आधार बनाया गया है? तो जैन साहित्य में हिंदी साहित्य सम्मिलित है। जैन साहित्य में वह हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं जिसमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है। फिर है श्रावकाचार। क्या है? तो श्रावकाचार भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरी रास तथा नेमिनाथ रास इसी वर्ग की रचनाएं हैं।
कैसी रचनाएं हैं? तो नाथ साहित्य की रचनाएं हैं। जैन साहित्य की रचनाएं हैं। जैन साहित्य की रचनाएं हैं। श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरि रास तथा नेमिनाथ रास इसी वर्ग की रचनाएं, यानी जैन साहित्य की रचनाएं हैं ये सभी। आप लोग इसे नोट करते रहिए। ये रचनाएं किस साहित्य की हैं? तो जैन साहित्य की हैं। जैन साहित्य की रचना है। फिर है नाथ साहित्य। क्या है? तो नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ, चौरंगी नाथ, नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ, चौरंगी नाथ, गोपीचंद चुड़करनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद चुड़करनाथ, भरथरी, जलंधरीनाथ आदि हठ योगी कवियों की रचनाएं आती हैं। कौन सी रचनाएं आती हैं? तो हठ योगी कवियों की रचनाएं आती हैं। नाथ साहित्य के अंतर्गत हैं गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद चुड़करनाथ, भरथरी, जलंधरीनाथ आदि हठ योगी कवियों की रचनाएं आती हैं। फिर है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। रासों और रास नामों वाली सभी पुस्तकें, रासों और रास नामों वाली सभी पुस्तकें रासों साहित्य का अंग नहीं है। यानी रासों और रास नाम वाली सभी पुस्तकें रासों साहित्य का अंग नहीं है। हमने रासों साहित्य के अंतर्गत उन्हीं रचनाओं को लिया है जिनमें राजाओं की ऐतिहासिक वीरगाथाएं मिलती हैं। राजाओं की ऐतिहासिक वीरगाथाएं मिलती हैं। इस वर्ग में हमीर रासो, खुमाड़ रासो, बीसलदेव रासो तथा पृथ्वीराज रासो सम्मिलित हैं। कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं तो किसमें राजाओं की ऐतिहासिक वीरता का वर्णन मिलता है? तो हमीर रासो, खुमाड़ रासो, बीसलदेव रासो तथा पृथ्वीराज रासो आदि रचनाएं सम्मिलित हैं जिसमें राजाओं की ऐतिहासिक वीरता का वर्णन मिलता है। कुछ ऐसी रचनाएं भी इसी काल में लिखी गई थी जो उपयुक्त वर्ग में नहीं आती, जो ऊपर के वर्ग में नहीं आती। उन रचनाओं में लौकिक विषयों को मुख्य आधार बनाया गया है। क्या बनाया गया? तो लौकिक विषयों को मुख्य आधार बनाया गया है, अतः उन्हें लौकिक साहित्य में रख सकते हैं। किसमें रख सकते हैं? तो उन्हें लौकिक साहित्य में रख सकते हैं। जैसे ढोला मारूरा दूहा, ढोला लौकिक साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अंतर्गत है ढोला मारूरा दूहा, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास और खुसरों की पहेलियां। क्या है? तो खुसरों की पहेलियां आदि को हम किस में रख सकते हैं? तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखने वाली रचनाएं हैं ढोला मारूरा दूहा, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, बसंत विलास और अमीर खुसरों की पहेलियां आदि को इसी कोड के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत इन रचनाओं को रख सकते हैं। फिर है सिद्ध साहित्य। क्या है? तो सिद्ध साहित्य यानी राहुल सकृत्यायन 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। राहुल सकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। इनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। किसे? तो 84 सिद्धों का उल्लेख किसने किया है? तो राहुल सकृत्यायन ने किया है। इसमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है? तो सरहपा 84 सिद्धों का साहित्य सरहपा से आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कणहपा एवं कुकरिपा हिंदी के मुख्य कवि हैं। ये हिंदी के मुख्य कवि हैं। संक्षेप में इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यानी सरहपा
सरहपा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। यानी सरहपा ने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। तो सरहपा को प्रश्न आया कि सरहपा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सरहपा को सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहपा को प्रथम कवि भी माना जाता है। इनके 32 ग्रंथ बताए गए हैं। सरहपा के कितने ग्रंथ बताए गए हैं, तो सरहपा के 32 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें दोहा कोश सर्वमान्य है, यानी प्रसिद्ध है, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। किसमें मिलता है, तो सरहपा की रचनाओं में सर्वप्रथम हिंदी में चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सरहपा की रचनाओं में ही मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सर्वप्रथम। आक्रोश की भाषा का बच्चन सिंह ने लिखा है सरहपा के विषय में कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सर्वप्रथम में ही, यानी इन्हीं में ही दिखाई देता है। किसमें, तो सरहपा में। फिर है सब्रपा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी जन्म भी पूछ लेता है कि सब्रपा का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ था, तो 780 ईस्वी सन में हुआ था। सब्रपा सरहपा के शिष्य थे। किसके, तो सब्रपा सरहपा के शिष्य थे। सब्रपा यानी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चर्यापद। तो सब्रपा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो चर्यापद है। फिर है लुइपा 773 ईस्वी, यानी लुइपा का जन्म 773 ईस्वी सब्रपा एक इसके शिष्य थे, तो लुइपा सब्रपा के शिष्य थे। लुइपा किसवी सन है, 773 ईस्वी। लुइपा सब्रपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान है। लुइपा का सबसे ऊंचा, सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान है। लुइपा यानी कावा तरवर पंच बिडाल चंचर चिये पाइठो काल दे करी महासुह परिमाण लुई मरमई गुरपुच्छ अजाड़। यानी पंक्ति किसकी है, तो लुइपा की पंक्ति है। यानी 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। फिर है डोम्भिपा। 'डोम्भिपा का ईस्वी सन है 840 ईस्वी। डोम्भिपा 840 ईस्वी विरूपा के शिष्य थे। डोम्भिपा किसके शिष्य थे, तो डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। डोम्भिपा के 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोम्भी गीतिका योगचर्या अक्षरदवि कोपदेश प्रसिद्ध है। जिसमें डोम्भी गीतिका योगचर्या अक्षरदवि कोपदेश प्रसिद्ध है। एक इसकी रचनाएं हैं, तो डोम्भिपा की रचनाएं। फिर है कण्हपा जलंधरपा के शिष्य थे। किसके, तो कण्हपा जलंधरपा के शिष्य थे। राहुल सक्रात्यायन कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोई थे। यानी राहुल सक्रात्यायन ने कण्हपा के विषय में कहा है कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोई थे, यानी उनके समान कोई दूसरा न था। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियोस के साथ। इसी तरह के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।